Welcome to the lecture series of B.Ed Special Education students for Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University, Lucknow. Today I am delivering the lecture on Technology and Disability, which is the paper of B.Ed Special Education 4th semester course. Code is BSH 306 and the unit first is Assistive Listening Devices. Basically, there are 5 general types of assistive listening devices. Audio induction, which is also known as loop induction system, the FM radio system, infrared system, personal amplification system, and Bluetooth devices. So, today we are going to discuss each one. I think bilingual delivery is good. That's why I am delivering the lecture in Hindi and English also. The first assistive listening device is induction loop system or audio induction loop system. कभी कभी इसे हेयरिंग लूप सिस्टम भी कहा जाता है. हेयरिंग लूप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आज की तारीख में तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कुछ समय पहले तक ये प्रैक्टिस में था. ये ऐसे स्पेशल स्कूल्स में लागू किया जाता है, ऐसे स्पेशल स्कूल्स में बनाया जाता है जहां पर बच्चों की मोबिलिटी कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कमरे के चारों तरफ एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग कर दी जाती है, और वायरिंग में जिस समय इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन शुरू होता है तो वहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में के संपर्क में जैसे ही हियरिंग एड्स आती हैं तो वो उस फील्ड में आने वाली सभी साउंड वेव्स को कैच करने लगती हैं. वो पूरा का पूरा एक जो लूप बना हुआ है वो एक एम्पलीफिकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, और एम्पलीफिकेशन सिस्टम एक माइक द्वारा जुड़ा हुआ होता है जिस पर टीचर अपनी बात कहता है. जब टीचर बोलेगा एम्पलीफिकेशन में जाएगा, साउंड का एम्पलीफिकेशन होगा, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदला जाएगा और वो पूरे लूप में घूमती रहेंगी. बच्चा कहीं भी अगर बैठा होगा उस लूप के अंदर, उस घेरे के कहीं भी अंदर, तो उसको वो चीज सुनाई देगी. ये एक परिष्कृत सिस्टम था जो कि पहले एक ग्रुप हियरिंग एड सिस्टम चलता था जिसमें एक टेबल पर फिक्स्ड कनेक्ट्स लगे रहते थे जिसके द्वारा हेडफोन लगे होते थे और बच्चा उस हेडफोन को अपने कान में लगा के एक माइक के द्वारा बोलता था. मेन सिस्टम एक फिर एम्पलीफायर और एक टीचर के माइक्रोफोन के साथ में जुड़ा हुआ रहता था. तो टीचर अगर कुछ बोल रहा है तो बच्चा केवल उसको सुन रहा था और वो अपनी सवाल भी वहां से पूछ सकता था, उस चीज को दोहरा सकता था, वो खुद भी अपनी आवाज को सुन सकता था. लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था तो ये कि बच्चा अपने आप को मूव नहीं कर सकता, वो एक जगह पर बैठा हुआ है, सुन रहा है. इंडक्शन लूप सिस्टम आपको मोबिलिटी की रेस्ट्रिक्शंस को खत्म कर देता है. आप कहीं भी उसको मूव कर सकते हैं, कहीं भी आप आ जा सकते हैं. ठीक है, ये एक अच्छा सिस्टम था. प्रॉब्लम ये है कि बच्चा एक कमरे के अंदर ही केवल मूव कर सकता है. दूसरा, इंडक्शन लूप सिस्टम लगवाना कोई छोटा खर्चे का काम नहीं है. ये काफी महंगा सिस्टम है और अगर एक भी वायर कहीं पर शॉर्ट होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम आपको बदलना पड़ता है, जो कि काफी खर्चीला साबित हो सकता था. लिहाजा ऐसी स्थिति में ये सिस्टम ज्यादा देर तक नहीं चला. दूसरा आता है एफएम रेडियो सिस्टम. हम और आप सभी रेडियो सुनते हैं, सब जानते हैं कि एक एफएम चैनल है. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म होता है. तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आप किसी लो फ्रीक्वेंसी को एक खास तरीके की फ्रीक्वेंसी पर सेट करने के बाद आप अपनी साउंड वेव्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं. इसमें दो तरीके की चीजें आती हैं, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर. ट्रांसमीटर टीचर के पास होता है, रिसीवर बच्चों के पास होता है. रिसीवर बच्चे अपने गले में स्ट्रैप के जरिए भी पहन सकते हैं और एक हियरिंग एड के साथ में अपनी जो पर्सनलाइज्ड हियरिंग एड है उसके साथ भी इसको जोड़ सकते हैं. जब टीचर कोई भी इंस्ट्रक्शन अपने ट्रांसमीटर पर देता है तो वो एफएम चैनल के द्वारा उस सिस्टम बनाती है, वहां से जो आवाज आती है वो हियरिंग एड कैच करके आपको सुनाना शुरू कर देता है. मोबिलिटी इसमें बिल्कुल भी नहीं है और बच्चा काफी हद तक फ्री होता है कहीं भी जाने के लिए. एफएम रेडियोस की जो फ्रीक्वेंसीज होती है आमतौर पर वो करीब 25 से 50 किलोमीटर के अंतर्गत होती है. लेकिन चूंकि ये एक एफएम रेडियो सिस्टम स्पेशली डिजाइन है, ये स्कूल की जरूरतों के हिसाब से डेवलप किया जा सकता है और यहाँ पर हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को सेट कर सकते हैं कि जो
500 मीटर में जाए, 1 किलोमीटर में जाए, या जो भी स्कूल कैंपस है हम उसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो बच्चा अगर स्कूल के अंदर, एक कमरे के अंदर नहीं बल्कि स्कूल के अंदर कहीं भी हो, चाहे वो मैदान में हो, चाहे वो ऊपर वाले फ्लोर पे हो, नीचे वाले फ्लोर पे हो, अंडरग्राउंड फ्लोर पे हो, लेकिन अगर एफएम रेडियो उसने पहना हुआ है तो वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है और टीचर की बातों को सुन सकता है, समझ सकता है। फिर आता है इंफ्रारेड सिस्टम। इंफ्रारेड सिस्टम काफी पुराना सिस्टम है, आज की तारीख में उसका इस्तेमाल नहीं होता। आपने देखा होगा कि आपके टीवी के रिमोट्स जो चलते हैं उसके आगे एक छोटा सा बल्ब जैसा लगा रहता है जो कि इंफ्रारेड कनेक्टिविटी वायर होता है, और वहां पर एक वो सिस्टम के जरिए आपकी जो मैसेजेस होते हैं उसको ट्रांसमिट करता है दूसरे रिसीवर के पास। ये भी एक इंफ्रारेड सिस्टम था जो कि एफएम रेडियो आने से पहले चलता था। वही चीज कि एक ट्रांसमीटर और एक कुछ रिसीवर रहते हैं। रिसीवर अपने बच्चे के गले में रहेगा, वो एक उसमें इंफ्रारेड सिस्टम या एलईडी दिया रहता था, वो उसको लगातार ब्लिंक करता रहता था। वो लेजर लाइट या इंफ्रारेड सिस्टम के जरिए रिसीवर और ट्रांसमीटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते थे। जितनी दूर तक भी वो ट्रांसमिशन कैच करता रहेगा वहां तक बच्चे की रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहती है, बच्चा अपनी मोबिलिटी कर सकता है। लेकिन इसके रेस्ट्रिक्शंस ये हैं कि ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता और इंफ्रारेड सिस्टम बहुत जल्दी खराब भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये अल्टीमेटली कुछ समय के बाद में इनका प्रयोग लगभग बंद ही हो गया। अब हम बात करेंगे इंफ्रारेड सिस्टम के साथ साथ हमारा जो दूसरा सिस्टम है ब्लूटूथ सिस्टम। ब्लूटूथ सिस्टम एक लेटेस्ट डिवाइसेस हैं। इसमें आपकी हियरिंग एड को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में जोड़ा जा सकता है और उस रेंज के अंतर्गत आने वाले, जैसे ब्लूटूथ की रेंज अगर मान लीजिए 50 मीटर 100 मीटर है, तो 100 मीटर के अंतर्गत आने वाली जो भी चीजें होंगी, जो भी ट्रांसमीटर और रिसीवर्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ में कैचअप कर जाएंगे। यहां तक कि एक बच्चे की हियरिंग एड दूसरे कई सारे हियरिंग एड्स के साथ में पेयर अप हो सकती है। तो जो बच्चा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है वहां पर आसानी के साथ में अपना कम्युनिकेशन कर सकता है। लेकिन चूंकि ये काफी महंगे हैं और एक नेक लूप से जुड़े हुए होते हैं और काफी महंगे सिस्टम है, इसलिए इनका इस्तेमाल अभी तक इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर सिस्टम नहीं है। ठीक है कि ये ब्लूटूथ सिस्टम एक वाईफाई के जरिए भी, आजकल तो वाईफाई हियरिंग एड्स आ रही हैं, वाईफाई के जरिए भी आप जोड़ सकते हैं। तो जैसे ही ये किसी ब्लूटूथ या वाईफाई के संपर्क में आएंगी तुरंत ये उसके साथ में कनेक्ट कर लेती हैं, छोटे छोटे लूप्स में काम करती हैं। आपकी मोबिलिटी 100%, आप कहीं से कहीं तक भी जा सकते हैं। मुश्किल ये है कि जो एक श्रवण बाधित व्यक्ति है या एक जो डेफ व्यक्ति है, उसके जीवन में श्रवण यंत्र बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। खासकर यदि सही समय पर आप सही विशेषज्ञों के जरिए आप हियरिंग एड लगाएं तो। एक नया सिस्टम है जिसे हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड हियरिंग एड्स। ये वो हियरिंग एड्स हैं जो हमें आमतौर पर हम और आप रोज देखते हैं, बच्चे पहनते हैं, हम और आप रोज डील करते हैं। अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं, असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस और हियरिंग एड में क्या फर्क है? ध्यान रखिए, असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है जिसके अंतर्गत बहुत सारे सिस्टम आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एफएम रेडियो सिस्टम आ जाएगा, इंडक्शन लूप आ जाएगा, ग्रुप हियरिंग एड आ जाएगी, पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल हियरिंग एड्स आ जाएंगे, ब्लूटूथ सिस्टम आ जाएगा, वाईफाई सिस्टम आ जाएगा। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। हार्डवेयर सिस्टम भी इसी के अंतर्गत आता है। ये असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस हैं, ये ब्रॉडर टर्म में, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। इसी तरीके से हियरिंग एड या पर्सनलाइज्ड हियरिंग एड्स एक कंपोनेंट है, एक टाइप है जो हम असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस के अंतर्गत रख सकते हैं। ये भी एक असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस है जो कि हियरिंग एड। अगर आप किसी बच्चे के साथ में जो कि डेफ है, श्रवण बाधित है, उसके साथ काम कर रहे हैं, हियरिंग एड का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि हियरिंग एड एक्चुअली काम करता कैसे है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हियरिंग एड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को काम करने के लिए एक पावर चाहिए होती है। तो ये बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम होता है। इसमें एक बैटरी पावर जनरेट करती है और ये आपकी एम्प्लीफिकेशन करता है। बेसिकली करता ये है कि एक ये जो वातावरण की ध्वनियां हैं उनको कैच करता है अपने माइक्रोफोन के जरिए, फिर उन सब चीजों को भेजता है एम्पलीफायर में। उस एम्पलीफायर के द्वारा जो वातावरण की साउंड होती है या जो साउंड वेव्स होती हैं उनको एम्पलीफाई किया जाता है। यानी अगर इस लेवल पर हमें वातावरण की ध्वनि मिल रही है तो इसको एम्पलीफाई करके इसको उठाकर यहां तक लेके जाएगा और इतना करने के बाद वो सुनना शुरू कर देगा।
तो वो वहां से रिसीवर को भेजेगा और रिसीवर सीधा कान में लगा हुआ होता है, लिहाजा वो वहां पर आप सुन सकते हैं। इसका काम केवल ये है कि 3 बेसिक कंपोनेंट है। माइक्रोफोन जो कि वातावरण की ध्वनियों को रिकॉर्ड करके आपके हियरिंग एड में भेज रहा है। दूसरा एम्पलीफायर जो कि रिकॉर्डेड जो साउंड वहां से आ रही है माइक्रोफोन से उसको एम्पलीफाई कर रहा है और रिसीवर में भेज रहा है। और रिसीवर का काम ये होता है कि उस फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को दोबारा से कन्वर्ट करता है आपके साउंड सिग्नल्स में और कान के अंदर उसको ट्रांसमिट कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हियरिंग एड से सभी लोग फायदा उठा लें। हियरिंग एड सभी के फायदे के लिए नहीं हो सकती। कुछ लोगों को इनसे मदद मिल सकती है, कुछ लोगों को इनसे मदद नहीं भी मिल सकती है। अधिकांशतः ऐसे लोगों के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं जिनके कान के अंदर कोई ना कोई समस्या हो, या उनके तंत्र में कोई समस्या हो, या फिर एक्सटर्नल ईयर, आउटर ईयर, या इंटरनल ईयर या मिडिल ईयर में कोई समस्या हो। तो ये समस्या किसी भी कारण से हो सकती है, किसी डिजीज के कारण से हो सकती है तो भी ये मदद कर देगा। उम्र बढ़ने के कारण से भी ये समस्याएं हो सकती हैं, अत्यधिक शोर वाले एनवायरनमेंट में रहने के कारण से हो सकती हैं, हेरिडिटरी हो सकती है, या दवाएं वगैरह जो आप इस्तेमाल करते रहते हैं किसी बच्चे में न्यूनेटल वगैरह तरीके में, बहुत सारी चीजें ही एक बड़ा कॉज है इन सब चीजों के लिए कि जहां पर हमारी डेफनेस हो सकती है। कॉजेज ऑफ हियरिंग लॉस हम लोग दूसरे चैप्टर्स में जब अभी आप पढ़ भी आए हैं, पिछले सेमेस्टर्स में आपने पढ़ा होगा, उनमें आप पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉजेज ऑफ हियरिंग लॉस कौन कौन से हैं। श्रवण यंत्र का जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रोफोन द्वारा ये साउंड सिग्नल्स को लेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है। एम्पलीफायर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेता है, उन्हें साउंड सिग्नल में बदलता है। रिसीवर उन्हें साउंड सिग्नल में बदल के एम्पलीफाई जो साउंड आई है उसको आगे भेज देता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अक्सर आपने अपनी जिंदगी में देखे होंगे, जिनके कान का ये बाहरी भाग नहीं होता जिसे हम पिन्ना कहते हैं। ऐसी स्थिति में जहां पर पिन्ना बहुत छोटा हो या ना बना हुआ हो, एट्रेसिया कंडीशन कहलाती है। एट्रेसिक लोगों में आप हियरिंग एड अगर यहां पर लगाते हैं कान के अंदर, जिसे आप कान नलिका कह रहे हैं या ईयर वे कह रहे हैं या ईयर पैसेज कह रहे हैं, आप इसके अंदर अगर हियरिंग एड को लगाते हैं तो जिन लोगों के पिन्ना नहीं है, एट्रेसिक कंडीशन है, उनके आप कहाँ लगाएंगे? तो ऐसे लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की हियरिंग एड्स आती हैं जिन्हें हम बोन कंडक्शन हियरिंग एड्स कहते हैं। ये बोन कंडक्शन हियरिंग एड डायरेक्टली आउटर ईयर को बाईपास करते हुए सीधे मिडिल ईयर में अपना मैसेज को भेज देती हैं, जो कि कान के पीछे मैस्टर्ड बोन के ऊपर लगाया जाता है। हियरिंग एड्स कितने प्रकार की हो सकती हैं, इसके ऊपर एक अक्सर बहस होती रहती है। कई लोग कहते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं कि ये इस तरह प्रकार की हो सकती हैं। हियरिंग एड को बेसिकली 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक उनके अपीयरेंस के आधार पर, एक उनके काम के आधार पर, जो टेक्नोलॉजी उनकी इस्तेमाल हो रही है उसके आधार पर। टेक्नोलॉजी के आधार पर हियरिंग एड्स 3 तरीके की हो सकती हैं। पहली होती है एनालॉग हियरिंग एड्स, दूसरी होती है आपकी डिजिटल हियरिंग एड्स, और तीसरी होती है प्रोग्रामेबल हियरिंग एड्स। एनालॉग हियरिंग एड्स वो सबसे सिंपलेस्ट टाइप की हियरिंग एड्स हैं, जो कि ट्यूब की तरीके से आप एक एंशियंट ट्यूब या ट्रम्पेट को आप मान लीजिए, वो भी एक हियरिंग एड है। अगर आप अपने हाथों को इस तरीके से करके थोड़ा सा टनल जैसा बना के अपने कानों पर लगा के और किसी बोलती हुई आवाज को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आवाज थोड़ी सी एम्पलीफाई होकर आई है। तो हाथ भी आपके एक हियरिंग एड की तरीके से या ट्यूब की तरीके से काम करने लगे। चूंकि रेजोनेंस बढ़ जाती है, इस वजह से आपको एक आवाज बहुत थोड़ा सा एम्पलीफाई होकर सुनाई देती है। तो नॉर्मली एनालॉग हियरिंग एड का काम यही होता है कि बाजार की या वातावरण की जो भी आवाजें हैं उन सबको वो एम्पलीफाई कर दे। अब ये एम्पलीफिकेशन बहुत आसान है कि ये साउंड को भी एम्पलीफाई कर देगा और वातावरण की ध्वनियों को भी एम्पलीफाई कर देगा। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हियरिंग एड्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से तरीके से हम हियरिंग एड्स को मेंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ BSS 306 of Technology and Disability। आज हम पिछले वाले लेक्चर, जो हमने लेक्चर 1 में आपको बताया था कि असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हियरिंग एड्स कितने प्रकार की होती हैं, उनकी अलग अलग शैलियां क्या हैं।
जैसा कि पिछले लेक्चर में अभी आपने जाना कि हियरिंग एड्स टेक्नोलॉजी के आधार पर और उनके अपीयरेंस के आधार पर अलग अलग तरीके के होते हैं। टेक्नोलॉजी के आधार पर 3 तरीके के हियरिंग एड्स पाए जाते हैं: डिजिटल हियरिंग एड्स, एनालॉग हियरिंग एड्स और प्रोग्रामेबल हियरिंग एड्स। एनालॉग हियरिंग एड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक सीधा सीधा रेजोनेंस ट्यूब की तरीके से काम करती है, जिसमें आवाज के साथ साथ वातावरण की ध्वनियों को भी एम्पलीफाई करके आपको सुनाया जा सकता है, जिसमें आप बीच में कोई डिफरेंस नहीं पैदा कर सकते कि स्पीच साउंड को आप बढ़ा लेंगे और जो वातावरण की नॉइस है, जिसे हम नॉइस कहेंगे, नॉइस को आप कम कर सकते हैं। ऐसा एनालॉग में नहीं होता। लिहाजा ऐसी स्थिति में बड़ी एक कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है डेफ बच्चे के आगे, क्योंकि अक्सर आपने ये बार बार देखा होगा कि बच्चे शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें सुनाई नहीं देता और हमें शोर हमारे कानों में ज्यादा आता है, और इस तरीके की कोई भी चीजें जो अक्सर बच्चे आपको बताते हैं। वो शोर की शिकायत या कान में दर्द की शिकायत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि जो वो साउंड सुन रहे हैं उसमें एम्पलीफिकेशन स्पीच का भी है और नॉइस का भी है। तो नॉइस वो उनको एक पेनफुल एक्टिविटी ज्यादा लगती है उनके कानों में जब वो पहुंचती है। तो खैर, एनालॉग हियरिंग एड एक बहुत ही सस्ते प्रकार के हियरिंग एड्स हैं, बहुत ही कॉमन है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पूरी दुनिया में अगर कोई हियरिंग एड है तो वो एनालॉग हियरिंग एड है, क्योंकि सस्ते भी हैं और बेसिक टाइप के हैं। दूसरे आते हैं डिजिटल हियरिंग एड्स। डिजिटल हियरिंग एड्स कंप्यूटर कोड्स के माध्यम से काम करते हैं। एक छोटा सा उसमें एक मिनी कंप्यूटर प्रोसेसर लगा रहता है, जिसमें जब वो साउंड सिग्नल्स को रिसीव करते हैं माइक्रोफोन के द्वारा, तो वो एम्पलीफायर के साथ में एक कंप्यूटर चिप लगी रहती है, जिसमें वो साउंड पहले जाती है और उसको कंप्यूटर कोड्स के रूप में डेवलप कर दिया जाता है। और ये कंप्यूटर कोड्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग कोड्स डिसाइड कर दिए जाते हैं। लिहाजा एम्पलीफिकेशन जो होता है वो उस बच्चे की जरूरत के हिसाब से, जिसे हम पहले से नापने के बाद ग्रुप में हम बता लेते हैं कि भाई इस बच्चे को इतनी फ्रीक्वेंसीज की जरूरत है, मिड फ्रीक्वेंसीज हाई चाहिए या उसके लो फ्रीक्वेंसीज को चाहिए या हाई फ्रीक्वेंसीज को सपोर्ट करने वाला चाहिए। तो जो भी हमें सपोर्ट चाहिए होंगे हम उसके हिसाब से उस ग्रुप हियरिंग डिजिटल हियरिंग एड को उस ग्रुप के हिसाब से चुनते हैं। तो जैसे ही हमारे पास में कोई भी बच्चा अगर ऐसा आता है तो हम उसे डिजिटल हियरिंग एड देते हैं। डिजिटल हियरिंग एड जैसे ही वो उसको लेगा, आवाजों को बाहर से वातावरण से लेगा, तुरंत उसको कंप्यूटर चिप में भेजेगा। उसका वो डिजिटलाइजेशन होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को कोड्स में बदला जाता है। एम्पलीफिकेशन हर कोड के हिसाब से अलग अलग उसकी जरूरतों के हिसाब से होता है, और फिर उसके बाद में उठाकर उसको रिसीवर तक पहुंचा दिया जाता है और रिसीवर से कान में बच्चे के चला जाता है। डिजिटल हियरिंग एड्स आज की तारीख में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हियरिंग एड्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं और लगभग हर एक की हियरिंग एड्स नीड्स को ये फुलफिल कर सकते हैं। डिजिटल हियरिंग एड्स में एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है मेंटेनेंस की, क्योंकि महंगे भी हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ करीब 8-10 हजार रुपए से स्टार्टिंग इनकी हो जाती है। बहुत ही बेसिक टाइप का जो आएगा 8 से 10 हजार रुपए का आएगा, हो सकता है 12 का भी हो, लेकिन ये चले जाते हैं बहुत हाई रेंज तक भी जाते हैं, 70-80 हजार रुपए का भी एक पड़ सकता है। तो नेचुरली ये महंगे तो हैं ही, और इन महंगे हियरिंग एड्स को मेंटेनेंस को अगर हम देखें तो बड़ा हमारे लिए तकलीफदेह भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में, क्योंकि ये साउंड के साथ में जो स्पीच नॉइस रेशियो है उसको मेंटेन करके चलते हैं, काफी हद तक नॉइस को कम कर देते हैं, स्पीच की क्लैरिटी ज्यादा है, इंटेलिजिबिलिटी, स्पीच इंटेलिजिबिलिटी बच्चों में ज्यादा हो जाती है, लिहाजा इसका इस्तेमाल करने के लिए ज्यादातर सलाह दी जाती है। तीसरे होते हैं प्रोग्रामेबल हियरिंग एड्स। ये सबसे लेटेस्ट टाइप के हैं, इनको हम बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। डिजिटल हियरिंग एड पहले से ही प्रोग्राम होके आते हैं, वो प्री प्रोग्राम्ड है। जैसे हमारा सिम होता है, तो सिम अगर आपका प्रीपेड है या पोस्टपेड है तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि आप बाद में प्लान अपना चुन सकते हैं पोस्टपेड में, इसमें इस तरीके का है। तो बिल्कुल वही चीजें इस तरीके के हियरिंग एड्स में भी लगती हैं। अगर बच्चे की मिड फ्रीक्वेंसीज टेस्टिंग के समय पे, ऑडियोमेट्री के समय पे बहुत अच्छी थी, उनको हमें बढ़ाने की जरूरत थी, तो हम उसको प्रोग्राम उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे को उसी हियरिंग एड को पहनने के बाद सब्जी मंडी में जाना पड़ जाए, रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ जाए, बस स्टैंड पे जाना पड़ जाए, तो वहां पर उसकी हियरिंग नीड्स अलग किस्म की होती हैं, क्योंकि वो इतने भीड़ में से अपने जान पहचान के आदमी की आवाजों को सुनना चाहेगा।
तो ऐसी स्थिति में हम उसको अलग अलग कंडीशंस में उसको प्रोग्राम कर देते हैं कि वो बच्चा अपनी हियरिंग एड, अगर वो एक शांत क्लास में बैठा है तो उसकी क्लिपिंग अलग तरीके से वो कर देगा कि नॉइस क्लिपिंग अलग प्रकार की होगी, और अगर बच्चा बाजार में या कहीं जा रहा है सब्जी मंडी वगैरह में तो उसकी नॉइस क्लिपिंग अलग किस्म की हो जाएगी। तो ये प्रोग्रामेबल हियरिंग एड होती है। बहुत महंगी हियरिंग एड है, शुरुआत के इनकी 15,000 के आसपास से स्टार्ट है और जाने को ये 1.5-2 लाख रुपए तक की भी जाती हैं, ऐसा पता चलता है। अलग अलग कंपनीज और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हियरिंग एड्स बहुत अलग अलग तरीके हैं, अपने आप एडजस्टेबल करती हैं, बहुत उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं। बच्चे के हियरिंग इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा अगर कोई फायदा पहुंचाएगा तो प्रोग्रामेबल हियरिंग एड है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी जेब को कितना फायदा पहुंचा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें अपीयरेंस के हिसाब से, तो अपीयरेंस के हिसाब से हमारी हियरिंग एड कई तरीके की हो सकती है। पहले एक हो सकती है जिसे हम कहते हैं पॉकेट टाइप हियरिंग एड। अपने पॉकेट में बच्चा यहाँ पर रख के भी रख सकता है, अपनी जेब में, पैंट की जेब में भी रख सकता है। ज्यादातर तरीके से हम छोटे बच्चों को तो एक हार्नेट पहनाते हैं और उस हार्नेस के अंदर उसको रख के एक पतली सी पट्टी जैसी होती है, उसमें एक जेब जैसी बना दी जाती है, जेब में उसको रख के और उसमें से जिस तरीके से मेरा ये वायर जुड़ा हुआ है उसी तरीके से वो वायर के जरिए कानों तक आपके ईयरफोन की तरीके से वो रिसीवर वहां पर कान में जुड़ा हुआ होगा। ये होती है पॉकेट टाइप हियरिंग एड। सबसे बेसिक टाइप की हैं, सबसे सस्ती आती हैं, ज्यादातर एनालॉग होती हैं। इसमें डिजिटल आजकल आनी शुरू हुई है, लेकिन अभी तक आती नहीं थी आमतौर पर। तो ये सबसे आसान है बुजुर्गों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी, जिन्हें अभी हियरिंग एड संभालने की कोई तमीज नहीं होगी, हो सकता है वो बार बार गिरा दें, घुमा दें, इसीलिए सबसे सस्ती और सबसे टिकाऊ चीज है पॉकेट टाइप हियरिंग एड। उसके अलावा आता है BTE हियरिंग एड, बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे लगाई जाने वाली। ये बिल्कुल ऐसी हियरिंग एड है जो इस तरीके की होती है, कान के पीछे इस तरीके से आपके फिक्स हो जाती हैं, अटक जाती हैं और यहां से एक कान में ट्यूब आके यहां तक आपको रिसीवर के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो जो भी आप वातावरण की आवाजें सुनते हैं, आपका कान इधर उधर और गर्दन इधर उधर जैसे ही मूव कर देगी, आपको बहुत सारी आवाजें इधर उधर से आ जाती हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ना कि ओमनी डायरेक्शनल, लेकिन ऐसी बात है नहीं। कान में वो फिक्स आपको जरूर एक साइड में लगी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि दूसरी साइड की आवाजों को वो सुन नहीं पाता, सुन लेता है। हालांकि ये रिसर्चेस ये कहती हैं कि दूसरी साइड की जो साउंड है वो बहुत क्लियर इसमें रिसीव नहीं होगी, जिस साइड में ये लगा हुआ है उसी साइड से साउंड को सुन लेता है। इसीलिए आजकल इसमें भी नई तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे जो BTE है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइप की हियरिंग एड है, सबसे ज्यादा पहने जाने वाली और सबसे ज्यादा, लेकिन एक एज के बाद। एज का मतलब है कि अगर आप 7 या 8 साल का बच्चा जब ये संभालना शुरू कर देता है हियरिंग एड्स वगैरह, तब आप उसको पहनाना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे छोटे बच्चों को नहीं सुना सकते, बल्कि ये नियोनेटल एजेस से में भी इस्तेमाल की जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स कितने अवेयर हैं अपनी हियरिंग एड के मेंटेनेंस को लेकर और उस बच्चे को ऊपर कितनी निगाह रखते हैं। अगर उन्हें मतलब ही नहीं है बच्चा कहाँ पे जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, तो बेहतर होगा कि BTE ना दें, क्योंकि आसानी से उतर के गिर सकती है। दूसरी होती है ITC या ITE, इन द ईयर। इन द ईयर कान की नली के अंदर फिट हो जाने वाली है, बिल्कुल ईयर डॉट की तरह। जिस तरीके से आप अगर अपना रिसीवर को देखेंगे, जो आप अपना ये रिसीवर वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये कान के अंदर जब चला जाता है तो ये सफेद हिस्सा आपको दिखाई नहीं देगा। ये देखिए मैंने अपने कान के अंदर लगा लिया, अब मुझे ये चीज दिखाई नहीं दे रही कि मैं ये है कहाँ, लेकिन ये बाहर से जो हल्का सा दिखाई दे रहा है, ये कान के स्किन की कलर का अगर मेरे पास प्रोब होता तो मैं इस प्रोब को पकड़ के उस चीज को बाहर भी खींच सकता हूँ। तो ये इन द ईयर है। इन द ईयर में ये कान के कैनाल के अंदर लगभग फंस जाता है, बाहर से थोड़ा सा दिखाई देता है। एक आता है इन द कैनाल। इन द कैनाल थोड़ा सा और अंदर की तरफ को जाता है और उसका प्रोब बाहर से दिखाई नहीं देता, तो ये आमतौर पे दिखाई ना देने वाली चीज है। अच्छी चीज है, कान के अंदर काफी हद तक चली जाती है। माइक्रोफोन जिस तरीके से होते हैं ओमनी डायरेक्शनल, काफी अच्छी साउंड्स को कैच करते हैं और बेहतर तरीके से आपको सिखाने की सुनाने की कोशिश करते हैं। एक आती है CIC, कंप्लीटली इन द कैनाल। ये इतनी अंदर तक सर्जिकल तो नहीं, लेकिन हाँ ये केवल एक डॉक्टर ही लगा सकता है या ऑडियोलॉजिस्ट ही लगा सकता है। अपने आप से आप उसको इंसर्ट नहीं कर सकते, वरना आप अपना ईयर ड्रम को रैप्चर कर लेंगे। ये लगभग ईयर ड्रम से सटा हुआ ही रहता है और बाहर से देखने में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने कभी भी हियरिंग एड पहन रखी है। आजकल CIC पर
बड़े अजीब तरीके के कुछ प्रयोग हुए हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स के द्वारा, जिनके कई परिवारों में CIC अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो परीक्षाओं के समय पे आप उसको पहनकर अगर चले गए होंगे तो आपको डिबार भी किया जा सकता है। इसलिए भी इस चीज़ों के बारे में बड़ा अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी भी है। हियरिंग एड जितने ईयर ड्रम के आसपास होगी उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से साउंड को आगे ट्रांसमिट कर पाएगी, क्योंकि लॉन्ग पैसेज, लॉन्ग डिस्टेंस, नील इफेक्ट्स, ये वाला जो एक फॉर्मूला है ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। लॉन्ग डिस्टेंसेस पे साउंड का एम्प्लीफिकेशन उतना ज्यादा डिस्टेंस को उतने प्रभावी तरीके से कवर नहीं कर पाता और हमें एक बहुत ही जो रिस्पॉन्सिव हियरिंग होती है वो हमें सुनाई नहीं देती। खैर, इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि एक प्रोग्रामेबल हियरिंग एड्स के साथ साथ हमारी जो CICs हैं वो सारी के सारी बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। तो हियरिंग एड का ये एक बेसिक तौर तरीका है। अब हम बात करते हैं कि हियरिंग एड को हम कैसे मेंटेन करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हियरिंग एड को मेंटेनेंस करने के लिए एक टीचर को, एक बच्चे को और उसके पेरेंट्स को या उनके केयर टेकर्स को बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। आमतौर पे ये होता नहीं है। हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये पावर जनरेटेड सोर्सेज होते हैं, इसलिए पावर यानी बैटरी की जरूरत को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आमतौर पे हम बैटरी की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखते। जो एनालॉग हियरिंग एड्स हैं या जो पॉकेट टाइप हियरिंग एड है उसमें AAA साइज की एक या AA साइज की एक बैटरी पड़ती है और वो बैटरी बहुत जल्दी खर्चा भी होती है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टाइप की चीजें, हर हफ्ते आपको उसको बदलना पड़ जाएगा। आमतौर पे आप ये देख लीजिए कि अगर साउंड आपकी वीक हो रही है, साउंड नहीं आ रही है, तो बैटरी को पहले चेक कीजिए। हो सकता है आपने बैटरी डेड हो चुकी हो, खत्म हो चुकी हो, बेकार हो गई हो, तो आप उसको रिप्लेस कर लीजिए, आपको सुनाई दे जाएगा। स्क्रैची साउंड कभी कभी आती है, तो आप अपनी ट्यूबिंग को चेक कर लीजिए, आप अपनी बैटरीज को चेक कर लीजिए, आप अपने एम्पलीफायर को माइक्रोफोन को चेक कर लीजिए, रिसीवर को भी चेक कर लीजिए। रिसीवर कान में लगा रहता है, उसमें वैक्स आ गई होगी, इसलिए आपको स्क्रैची साउंड कभी कभी सुनाई देता है, या उसके वायर बीच में से कहीं क्रैक हो गया होगा। तो ऐसी स्थिति में जो चीज क्रैक हो चुकी है उसको रिप्लेस कर लें, जो चीज गंदी है उसको साफ कर लें। अगर उसमें क्लॉगिंग है तो उसको सफाई कर लीजिए, हल्के से ल्यूक वार्म वाटर में उसको डुबो के, रिसीवर को नहीं, रिसीवर की टिप को निकाल के आप उसको धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। यहाँ तक कि एयर मोल्ड अगर आपका है तो वो भी हो सकता है क्रैक हो गया हो सकता है वो छोटा हो गया हो सकता है कि वो गंदा हो गया हो, तो उसको भी आप निकाल के धो सकते हैं। एक और चीज है जिसमें हम कहते हैं विस्लिंग साउंड आ रही है। विस्लिंग साउंड का मतलब होता है, इसे हम कह देते हैं ऑडिटरी फीडबैक ऑफ द हियरिंग एड। ऑडिटरी फीडबैक तब आता है कि जब आपका रिसीवर सही तरीके से कान के अंदर लगाना हो और उसके आसपास में गैप हो। वहां से जब आप साउंड अंदर कान की तरफ जा रही है तो कुछ ना कुछ मात्रा में साउंड वापस वो बाहर की तरफ फेंक देता है, इसलिए एक विसिल साउंड टी करके कुछ सुनाई देता है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। कई बार अक्सर होता यह है कि बच्चा जब छोटा है, 4-5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, हमने उसके लिए एक हियरिंग एड लगवाई थी और उसके साथ में ईयर मोल्ड बनवा दिया था। अब बच्चा हो चुका है 10-12 साल का, लेकिन हमने ईयर मोल्ड उसको चेंज नहीं करवाया, वो बच्चा वही लगा रहा है, तो वो तो ढीला हो ही जाएगा, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है, कान भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर मेंटेनेंस आपको करने के लिए होने चाहिए। एक बेहतर होता है कि इसके लिए एक प्रॉपर हियरिंग एड मेंटेनेंस किट बना लिया जाए। ये एक ऐसा किट है, आप किसी भी डिब्बे में, लोहे का डिब्बा हो, प्लास्टिक का डिब्बा हो, कोई जार हो, कोई मर्तबान हो, उसमें बना लीजिए। उसमें रखने के लिए एक सिलिका जेल आती है, जो अक्सर आपने बाजार से बर्तन या कोई बॉटल खरीदते हैं तो उसके अंदर एक पुड़िया जैसी बनी हुई आती है। आप उस पुड़िया को निकाल के इस डिब्बे के अंदर अपना जो किट आप बना रहे हैं उसमें रख सकते हैं। खासियत उसकी ये है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। कई बार आपने हियरिंग एड जो बाहर पहन के गए, पसीने के कारण से भी मॉइस्चर आता है उसके ऊपर, वातावरण में भी मॉइस्चर है वो भी उसके ऊपर जमा होता है। बरसात के दिनों में और ज्यादा मॉइस्चर आएगा तो हियरिंग एड हो जाएगी खराब। तो आप उसे डिब्बे के अंदर डाल दीजिए, वो सिलिका जेल उसका पूरा का पूरा मॉइस्चर को निकाल लेगा और उसके बाद में आप कर दीजिए। सिलिका जेल का जब रंग बदलना शुरू हो जाए, वो लगभग नीले कलर का हो जाता है, तो उसका मतलब वो बेकार हो चुका है। तो आप बाजार से दूसरा सिलिका जेल मिल जाता है, बहुत सस्ती चीज है, 5-10 रुपए में, 50 रुपए में मिल जाएगी, ला के रख दीजिए। दूसरी चीज है स्पेयर बैटरीज आप रखिए। पहले तो बैटरीज आती थी आपकी जिंक क्रोमियम बैटरीज आती थी, जिंक निकल क्रोमियम बैटरीज आती थी, जिंक कैडमियम बैटरीज आती थी, मरकरी बैटरीज आती थी। आजकल एयर बैटरीज आती हैं, यहाँ तक कि निकल आयन बैटरीज भी आ रही हैं जो आपकी मोबाइल वगैरह में लगती हैं। काफी हद तक वो एनर्जी को रिस्टोर करके रखती हैं और काफी देर तक चलती हैं।
BT वगैरह में वो लगभग 10 से 15 दिन चल जाती हैं, और ITC IAC वगैरह में महीने भर चल जाती हैं। एयर बैटरीज काफ़ी हद तक लंबी ड्यूरेबिलिटी चलती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जब चेंज आया है तो केवल हेयरिंग एड में चेंज नहीं आया, बल्कि बैटरी टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो आप एक स्पेयर बैटरी अपने पास में रखिए। कॉर्ड अगर आप रख रहे हैं तो कॉर्ड्स भी रखिए। कॉर्ड भी कई तरीके के हो सकते हैं, S कॉर्ड हो सकता है, V कॉर्ड हो सकता है, Y कॉर्ड हो सकता है। ये तीनों प्रकार के कॉर्ड जो भी आपके अपनी जरूरत के हिसाब से लगा हुआ है वही चीज अपने पास रखिए। वो सिंगल पिन वाला है, डबल पिन वाला है, ट्रिपल पिन वाला है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट जो आप हेयरिंग एड में अपने जोड़ रहे होंगे वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहां पर जुड़ा हुआ है, उसमें कितनी पिन्स हैं। बैटरी टेस्टर भी आप अपने पास रख सकते हैं। बैटरी टेस्टर आजकल एक नई तरीके की चीज है, छोटा सा आता है, इसमें बटन सेल्स वगैरह जो होते हैं, आप उनको अगर चेक करना चाहें तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो वो आजकल बैटरी टेस्टर आ रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की, आजकल तो मल्टीपल बैटरी टेस्टर है, तो आप उसमें बड़े से लेके छोटे तक की कोई भी बैटरी आप लगा दीजिए, वो तुरंत टेस्ट करके बता देगा कि इसमें कितनी पावर अभी बाकी है। तो इस तरीके से रख लीजिए। रबर एक आपको रखनी पड़ेगी। रबर का मतलब रबर बैंड या रबर साधारण नहीं, मैं पेंसिल इरेजर की बात कर रहा हूं। पहले के जमाने में जब इंक को मिटाने के लिए एक ब्लू कलर की जो इरेजर आता था, थोड़ा सा हार्ड किस्म का होता था, वो वाला इरेजर ज्यादा बेहतर होता है। लाल रंग का, हरे रंग का या नीले रंग का वो आता था, तो वो ज्यादा इजी होता है, क्योंकि बैटरी के जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं हेयरिंग एड के अंदर लगे हुए, जहां पर बैटरी ऐसे करके आके फंसती है, जैसे घड़ी वगैरह में भी आप जब लगाते हैं तो वो दो कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि बैटरी को बीच में होल्ड करते हैं। वो जो कॉन्टैक्ट होते हैं अक्सर महंगी हेयरिंग एड में वो 24 कैरेट गोल्ड या 18 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग के साथ में आते हैं, इसीलिए आपकी हेयरिंग एड भी ज्यादा महंगी होती हैं। अक्सर वो मॉइस्चर के कारण या बैटरी लीकेज के कारण या पानी पहुंचने के कारण से वो वहां पर जंग आनी शुरू हो जाती है, तो आप उसको इरेजर से अगर आप हल्का सा रगड़ देंगे तो वो साफ हो जाएगा और आपके गोल्ड का नुकसान उसमें से नहीं हो रहा होगा। इस तरीके से वो थोड़ा सा वहां से आप ब्रश करने के बाद में और उसको आप लगा देंगे तो आपकी हेयरिंग एड सही तरीके से काम करना शुरू कर देगी, तो इसलिए उसका रखना भी ज्यादा जरूरी है। आप एक सॉफ्ट ब्रश भी अपने साथ में रख सकते हैं कि माइक्रोफोन वगैरह अक्सर उसमें धूल ऊपर से जम जाती है, तो वो माइक्रोफोन जब आवाज को कैच नहीं करेगा तो आगे रिसीवर तक जाने आवाज बेकार है। तो आप हल्के से मुलायम ब्रश से उसको बार बार साफ कर सकते हैं। अगर आप ब्लोअर रख रहे हैं अपने पास में, जैसे हेयर ब्लोअर वगैरह होता है, आप उससे हेयर ड्रायर से भी मार देंगे तो वो निकल जाता है। ब्रश करने के बाद में उसको जरा सा बाहर कर सकते हैं। आप सॉफ्ट वाला टूथ ब्रश भी रख सकते हैं, या और कोई भी अगर आपके हेयर ब्रश वगैरह कुछ है तो उसको भी रख सकते हैं उसको निकालने के लिए, लेकिन ज्यादा हार्ड ना हो, क्योंकि उसके अंदर जो डायफ्राम लगा होता है माइक्रोफोन के अंदर वो खराब हो जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनके आप एक हेयरिंग एड मेंटेनेंस किट बना सकते हैं। आप हेयरिंग एड के मेंटेनेंस के बारे में जानकारी भी दे सकते हैं अपने पेरेंट्स को, और इस तरीके से वो आप एक हेयरिंग एड को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस में हेयरिंग एड का जो हमारा यूनिट है वो हमारी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस तरीके से पूरी हुई। अब एक उसमें एक छोटी सी और चीज आती है कि जिसे हम कहते हैं लिंक्स 6 साउंड टेस्ट। लिंक्स 6 साउंड टेस्ट ये है क्या भला? डेनियल लिंग ने ये देखा था कि हेयरिंग एड लगाने के बाद बच्चा सुन पा रहा है या नहीं। हम कैसे कहें कि ये बच्चा सुन पा रहा है? अक्सर हम ताली बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, डमरू बजाते हैं, कोई भी आवाज करके हम बच्चे को कहते हैं वो सुन पा रहा है या नहीं, लेकिन हम ये देख नहीं देते कि उसकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं। अगर हम ध्यान देते भी हैं तो हम ये देख लेते हैं डमरू की फ्रीक्वेंसी अलग है, घंटी की अलग है, सीटी की अलग है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुन रहा है। लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसीज हमारी नॉर्मल लाइफ में उतनी ही काम आती हैं जितनी देर तक कि हम फिजिकली वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन बोलते समय कम्युनिकेशन में हमारी ये सब चीजें काम नहीं आती। कम्युनिकेशन में हमें अब या तो वॉवल्स बोलने होंगे, कॉन्सोनेंट्स बोलने होंगे, डिप्थॉन्ग्स बोलने होंगे, सेमी वॉवल्स बोलने होंगे, और ये जो स्पीच लैंग्वेज की जो साइंस है उसमें हर शब्द एक अलग फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को समेटे हुए है। अगर आप अपनी भाषा पर ध्यान दें तो जो भी भाषा आप बोलते हैं उसके अगर आप साउंड सिलेबल को ध्यान रखेंगे तो वो सिलेबल को अगर आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के आधार पर देखें तो हम अपनी डेली लाइफ में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज ज्यादा सुनते हैं उसके आधार पर अगर हम उन्हें घेरे में लेने की कोशिश करें तो वो एक बनाना टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम स्पीच बनाना कहते हैं। और जिस मिनिमम रेंज से लेकर जिस मैक्सिमम रेंज तक हम लोग सुनते हैं आम जीवन में अपनी स्पीचेस को, वो कहलाती है डायनेमिक रेंज। तो हम ज्यादातर शब्द वो वाले इस्तेमाल करना चाहते हैं या वो वाले सिलेबल इस्तेमाल करना चाहते हैं जो हर एक उस अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी या अपर फ्रीक्वेंसी या हायर फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करता हो। तो डेनियल लिंग ने इस तरीके के 6 अलग अलग
टाइप के साउंड सिस्टम को उन्होंने ढूंढा और बना लिया। उसमें कुछ वॉवल्स भी हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स भी हैं, जैसे शा, स, या श, स, ह, अ, उ, ई, ये जो शब्द हैं, ये शब्द ज्यादातर उसमें आते हैं। शब्द नहीं कहना चाहिए बल्कि सिलेबल कहना चाहिए, साउंड सिस्टम है। ये जो साउंड है ये उसके अंतर्गत आते हैं। तो डैनियल लिंग ने उनको नापने के लिए ये कहा। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि हम जब तक बच्चे की एक हियरिंग एड टेस्ट हम कर रहे हैं, हियरिंग एड लगाने के लिए हम उसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो पहले हम ये देखते हैं कि 6 साउंड टेस्ट में बच्चा अनएडेड रिस्पॉन्सेज उसके इस साउंड टेस्ट के प्रति क्या है, और उसके बाद में जब हियरिंग एड उसको प्रॉपर दे दी गई, प्रॉपर ऑडिटरी ट्रेनिंग दी जा रही है, तब इसके टेस्ट के रिजल्ट्स क्या हैं उन साउंड्स पर। तो हमें एक तो ये बात पता चलती है, एडेड और अनएडेड ऑडियोग्राम हमें एक तो पता चल जाता है। दूसरा हमें ये पता चल जाता है हियरिंग एड वास्तव में उस फ्रीक्वेंसीज को कर रही है, अपग्रेड कर रही है, मॉडिफाई कर रही है या एम्पलीफाई कर रही है या नहीं। तीसरी चीज हमें ये भी पता चल जाता है कि हम जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी स्पीच की, हम उसके डिफरेंट लेवल्स को सुन रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप करके ही केवल बात करें, आप बहुत सारे शब्द ले सकते हैं, जैसे मकड़ी, मकड़ी, तो मकड़ी, मम्मा। तो आप जब ये शब्द ले रहे हैं तो बच्चा वो उस शब्द को समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा है। लेटर स्टेजेस में जहां पे ऑडिटरी ट्रेनिंग आप देंगे वहां पर ये सब चीजें हैं। तो डैनियल लिंग के 6 साउंड टेस्ट आपके एक सपोर्टिव होते हैं किसी भी हियरिंग एड के टेस्टिंग के लिए। तो मुझे आशा है कि आज का लेक्चर, ये जो दोनों लेक्चर थे आपके, लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में, आपको ये यूनिट काफी हद तक क्लियर हुई होगी। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि किसी अपने जो दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, और आगे के भी वीडियोस में इसी तरीके से आपके उसमें डालता रहूंगा। धन्यवाद।